हेलो गाइज, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बीएचयूएमएससी फिजिक्स 2020 का क्विक रिवीजन पार्ट 3 टॉप 50 प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे बीएचयूएमएससी फिजिक्स का जो भी ओल्ड ईयर का पेपर है, फिजिक्स हो या जियो फिजिक्स हो, उसका सोल्यूशन अपलोडेड है, क्विक रिवीजन अपलोडेड है और टॉप 50 प्रॉब्लम का सेट अपलोडेड है। ओके, तो उसी क्यू में ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं टॉप 50 प्रॉब्लम। ये जो टॉप 50 प्रॉब्लम का जो सेट है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट से ये टॉप 50 प्रॉब्लम का सेट देख सकते हैं। ओल्ड ईयर क्वेश्चन जो भी है उसका सोल्यूशन देख सकते हैं और क्विक रिवीजन की भी वीडियो पढ़े वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं पहला जो प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन बोलता जाता हूँ, और क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन भी लिखूं और आंसर भी देता जाऊं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा और उसका हिंट देता जाऊंगा। तो जो भी है आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे कंप्लीट, तब आपको समझ में आएगा। और मैं डैम श्योर हूँ कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, द प्रॉपर्टी दैट डजंट चेंज इन सुपर कंडक्टिविटी। ओके, सुपर कंडक्टिविटी ट्रांजिशन में अगर देखिए, अगर हम बात करें सुपर कंडक्टिविटी ट्रांजिशन में कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज नहीं होती। कंडक्टिविटी ट्रांजिशन, ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती ये पूछ रहा है। ओके, तो डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिए हो जाएंगे, जैसे मैं बता दूं आपको, थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप याद रखिए कि जो अगर इस तरह का ट्रांजिशन होता है तो जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी डजंट, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए, डजंट चेंज। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ए सबस्टेंस इज एंटी फेरोमैग्नेटिक व्हेन एक्सचेंज इंटीग्रल जे। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस है वो क्या हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कब बोला जाएगा, जब एक्सचेंज इंटीग्रल जे की वैल्यू कितनी हो जाए। तो डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, लाइक जे की वैल्यू 1 दी रहे, जे इज ग्रेटर देन 0, जे इज इक्वल टू 0, जे इज कॉम्प्लेक्स, जे इज इनफाइनाइट, इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप याद रख रहिए कि एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू होती है इस केस में ग्रेटर देन 0। ओके, तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा जे इज ग्रेटर देन 0। इस तरह की चीज आप याद रख रहे हैं। थर्ड ये है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि काई होता है, चलिए ससेप्टिबिलिटी मैं नहीं लिख रहा हूँ, काई की वैल्यू किसके केस में पूछा है, फेरो के लिए नहीं पूछ रहा, याद रखिएगा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको जानते हैं कि इसमें क्या होता है, नील टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर जो हो वो नील टेम्परेचर से ज्यादा हो तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो काई की वैल्यू होती है वो याद रखे रहिएगा, C/T प्लस माइनस थीटा आती है। ओके, ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट है। अगर ये तो हो गया फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अगर मैं फेरो की बात करूं, फेरो, ठीक है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, अगर इसकी मैं बात कर लूं, इसके केस में जो काई की वैल्यू आती है वो याद रखे रहेगा, वो आती है C/T माइनस TC। ओके, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। राइट, अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। इस केस में क्या है, मान लीजिए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड को क्या कहलाता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। देखिए, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए होंगे आपको, जैसे मैं बता दूं, जैसे स्पेसियल आपको वैरेक्टर डायोड दे सकता है, जेना डायोड दे सकता है, शॉर्ट की बैरियर डायोड दे सकता है, पीएन डायोड दे सकता है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखिए कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट की बैरियर डायोड। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट की बैरियर डायोड। राइट, इस तरह की चीजों को आप याद रखे रहेंगे कि ये होता है आपका शॉर्ट की बैरियर डायोड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द क्वांटम एनर्जी इज एन इलास्टिक वेव इज कॉल्ड। इलास्टिक वेव में अगर मान लीजिए कंसीडर करिए इलास्टिक वेव, ओके, तो इस केस में क्वांटम एनर्जी जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी। तो इलास्टिक वेव में जो क्वांटम एनर्जी होती है उसको बोला जाता है फोनॉन। याद रखे रहिए, फोनॉन। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। ठीक है,
नाउ मूविंग टू व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर जो 7 है आपका, ओके उसमें मैं ये बहुत बार बीएचयू में इंटरेस्ट में पूछा गया, आपको याद भी होगा, ठीक है। द टर्म के बाई सिग्मा टी इज इक्वल टू एल इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, कई बार पूछा गया है। देखिए ये है विडमैन फ्रेंच लॉ, WITMANN, याद रखिएगा, विडमैन फ्रेंच रिलेशन, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को जरूर याद रखे रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब देखिए इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, द फर्मी लेवल, अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस केस में फर्मी लेवल कहाँ होता है ये पूछा जाएगा। याद रख करिए 2 तरह के बैंड होंगे, एक होगा बैलेंस बैंड, एक होगा कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल होता है वो नियर ऑफ कंडक्शन बैंड होता है, याद रख करिए, नियर कंडक्शन बैंड, ओके, फर्मी लेवल का, ठीक है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हायर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, ये भी रख लीजिए। इस केस में अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका हायर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। अब इसी केस में अगर हम बात करें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पी टाइप, ठीक है, चलिए नोट करते हैं। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल बैंड होता है, ठीक है, वो याद रखिए वो नियर द बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। अगर ये इंट्रिंसिक रहेगा ना तो एन टाइप रहे, ना तो पी टाइप रहे, तो ये मिडिल में होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो ये याद रखे रहें आप। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 10, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो ए रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है, किस तरह का मॉलिक्यूल शो करता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको वहाँ पे, लाइक मैं एग्जांपल बता दूं, FCl, N2, O2, बहुत सारे। याद रखिए जो O2 है वो क्या करेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब याद रखे रहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, रोटेशनल ट्रांजिशन, याद करिए कि अगर रोटेशनल ट्रांजिशन होता है तो इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है उसमें क्या होती है, डेल्टा जे की वैल्यू आपको मिलेगी +-1, ओके। डेल्टा जे कितना होता है, +-1 होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, सुपर कंडक्टर का जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसको क्या कहते हैं, डाया, ये भी कई बार पूछा गया है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। याद रखे रहिए सुपर कंडक्टर का जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो कहलाता है मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट, ठीक है, इसको भी आप याद रखे रहे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी अप्लाइज ओनली व्हेन टू वेलोसिटीज आर, एडिशन ऑफ वेलोसिटी कब वैलिड होती है, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तभी क्या होता है, ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी वैलिड होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन, याद रख रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रमन इफेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, रमन इफेक्ट के केस में, ठीक है, रमन इफेक्ट के केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको रॉन्ग है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिया जाता है, जैसे ऑप्शन में आपको बता दूं, प्रोड्यूसेस सिमेट्रिकली स्पेस्ड रमन लाइन इज ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ कॉम्पलेक्स इफेक्ट इज इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। याद रख रहिए कि जो रमन इफेक्ट होता है वो कोहेरेंट इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होता है। तो जो ऑप्शन होगा आपका, मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉन्ग, ठीक है। ये जो ऑप्शन होगा आपका इनकोहेरेंट स्कैटरिंग,
ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इसको आप याद रखे रहिए, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग जो हो जाएगा आपका रॉन्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनकॉक्सी स्पेस है, मैनकॉक्सी स्पेस जो होता है वो याद रखे रहिएगा 4 डायमेंशनल स्पेस होता है, इसको बोलते हैं 4D स्पेस, ठीक है। ये 4 डायमेंशनल स्पेस होता है जो मैनकॉक्सी स्पेस होता है, इसको आप जरूर याद रखे रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। चलिए एक रिलेटिविटी का प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 0.9 c। v की वैल्यू आपको 0.9 से दी रहेगी, रिलेटिविस्टिक मास m की वैल्यू पूछा रहेगा और रेस्ट मास आपका m नॉट है। आपको पता है कि m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है आपकी m m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। v की वैल्यू आप 0.9 रख दो तो ये हो जाएगी m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर 0.81 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.81, ये हो जाएगा m नॉट अपॉन 0.19। इसको सॉल्व कर लें तो अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्स 3m नॉट के इक्वल आएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 पे अगर मैं आऊँ तो मैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैसे जाती है। देखिए ये फॉर्मूला है रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी को दिया जाता है, याद रख रहिए, इसको बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C के पावर 4। ये याद रखे रहिए, ये होता है आपका E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C के पावर 4। तो ये आप याद रखे रहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है 18। पॉइजन इक्वेशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पॉइजन इक्वेशन कैसे दिया जाता है ये याद रख रहिए, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है, तो याद रख रहिए इसका जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाई एक्स, ठीक है। ये भी पूछ दिया जाता है लैप्लास इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, इस तरह की चीजें जरूर पूछी जाती हैं, तो याद रख रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मैं बता देता हूँ। ये देखा डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीजेज विद डिक्रीज प्रेशर, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो याद रखिए कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आप जरूर याद रखे रहे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 क्या कह रहा है, 20 पे ध्यान देंगे, ओके। मैक्सवेल इक्वेशन रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद, मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिलेट करता है। मैक्सवेल इक्वेशन रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखे रहिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आप याद रख करेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो आप याद रख करिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहता है ये भी याद रख करिए, पॉइंटिंग थ्योरम पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर पे भी क्वेश्चन आए हुए मैं बता चुका हूँ। इसमें होता है J डॉट E इज इक्वल टू डेल U बाई डेल T प्लस डेल डॉट S, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं पॉइंटिंग थ्योरम में भी, ये भी याद रख करेंगे आपको, ओके। अब याद रखे रहिए ये 23, ये मेनली जियोफिजिक्स में कई बार पूछा गया है, या इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूसेस, ऑसिलेटिंग इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखिए इंपॉर्टेंट। ऑसिलेटिंग वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, लेकिन इसमें उन सब में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूसेस, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूसेस, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या प्रोड्यूस करता है, तो याद रख रही है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, याद रखते हैं आप। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए आगे 24, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल डिस्क्राइब, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल क्या डिस्क्राइब करता है। माइक्रो कैनोनिकल
ensemble describe, ठीक है, याद रख रही है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल डिस्क्राइब करता है द सिस्टम विच आर परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है, जो भी सिस्टम जो होंगे वो क्या होंगे, परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रख रही है, पूछी जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये याद रख रही है, द स्पिन ऑफ बोसॉन, ये भी पूछा जाएगा, स्पिन ऑफ बोसॉन, ठीक है, ठीक है। ये या तो होगा आपका +1 या तो होगा -1, ठीक है। इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, याद रख रही है। अब नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सब जीरो बेस में क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे एक ये भी पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, याद रख रही है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20, 22, 24, 25, 26, 27 तक हो गया, ये 27 है आपका। ओके, आगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, गॉस लॉ, पहले थोड़ा सा गॉस लॉ भी बताते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म बताते हैं आपको। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक प्लस पास करती है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E.ds = चार्ज अगर Q है Q/ε0, ठीक है। अब डिफरेंशियल फॉर्म अगर इसका हम बोलें, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये भी याद रखिए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो डिफरेंशियल फॉर्म जो इसका होता है, याद रख रही है, डाइवर्जेंस मतलब del.E, डाइवर्जेंस .E = ρ/ε0। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद करेंगे आप, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो J = करंट डेंसिटी आपको क्या होती है, J = होती है I/A, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, याद रख रही, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कुछ कुछ, तो ये सब चीज़ें आप क्या रखें करेंगे, याद रखे रहेंगे, ओके, नहीं तो गड़बड़ होती है थोड़ी सी। अब याद रख रही 31, आगे बढ़ते हैं, ओके। द टोटल नंबर ऑफ यूलर्स एंगल, टोटल नंबर ऑफ यूलर एंगल कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 2, याद रख रहिए। 32 आते हैं हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट, देखिए हैमिल्टोनियन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी, ये भी याद रखे रहिए, ये भी कई बार पूछ देता है कि हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट, तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ें, 33 पे आते हैं। 33 में हम लेते हैं क्वेश्चन, द माइक्रो स्टेट इज डिफाइंड बाई, माइक्रो स्टेट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, याद रखिए माइक्रो स्टेट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रो स्टेट को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और वॉल्यूम होना चाहिए किसी गैस, ठीक है। इस तरीके से आप माइक्रो स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम 34 पे। 34 क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। बोस आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स थे, स्टैटिस्टिक, ठीक है, अप्लाइड ऑन, ये किस तरह के सिस्टम पे अप्लाइड करती है, किस तरह के सिस्टम पे अप्लाई होती है, याद रख रही है। ये क्या होना चाहिए, पहला आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंडिस्टिंग्विशेबल और है तो पॉली, तीसरा होना चाहिए नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखे रहिए, पूछी जाती हैं, राइट। अब आगे आते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कैसे देते हैं, याद रखे रहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वो होता है, याद रखिएगा, NI = GI अपॉन फंक्शन ऑफ e टू प्लस बीटा, ठीक है। तो याद रख के रहिए, ये पूछा जाता है, राइट। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ओके 36 भी पूछा जाता है। चलिए हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन भी थोड़ा सा देख लें कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं पी आई डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल, ओके, याद रखे रहिए। नाउ नेक्स्ट 37 देखिए। 37 में क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, याद रखिए। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज फाइनाइट, ओके। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप जरूर याद रख करें, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज फाइनाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट 38, आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाय, आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाय, आइडियल गैस मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन किया गया था ये याद रख रहिएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से किया गया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब 38, 39 पे आ जाए। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन ए लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से सुने। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन ए लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन इफ, तब कब होता है ये, जब ओमेगा की वैल्यू होती है, याद रखे रहिएगा, के बाई एम, ये वेव वेक्टर है आपका, के बाई एम 1 प्लस 2m बाई कैपिटल एम अंडर, ओके। तो ये तब फॉलो करता है, ओके, याद रखे रहिएगा। 40 पे आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन द डीजेनरेसी फैक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो डीजेनरेसी फैक्टर होता है, डीजेनरेसी फैक्टर, ठीक है, इसको जी से डिनोट करते हैं या क्यू से डिनोट करते हैं, कितना होता है, 2 होता है, याद रख के रहिएगा, ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन केस में जो डीजेनरेसी फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए 41 पे आते हैं, राइट, इन ए कैनोनिकल इंसेंबल, इन कैनोनिकल इंसेंबल, बहुत तरह के ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, जैसे सब सिस्टम एक्सचेंज पार्टिकल, सब सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी, सब सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट पार्टिकल, सब सिस्टम एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल। ठीक है, याद रखिए कैनोनिकल इंसेंबल में क्या होता है, जो सब सिस्टम होता है वो एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करेगा बट नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 पे आते हैं। 42, चलिए एक इंटीग्रल करते हैं, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा, ओके। इसको कैसे निकालेंगे, याद रख के रहिएगा, ये गामा फंक्शन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको गामा फंक्शन से लगा दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट गामा 1 प्लस 1 बाई 2, 0 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 2 गामा 0 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2। इसको करके आप देखेंगे तो ये आपका आएगा गामा 1 बाई 2 गामा 3 बाई 4 अपॉन 2 गामा 5 बाई 4, ठीक है। देखिए ये भी याद रखे रहिए। 43 ले लेते हैं, गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है n गामा, ठीक है, तो ये भी याद रखे रहिएगा, ये भी पूछ दिया जाता है, राइट। अब आते हैं 43 से 44, ओके। 44 पे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी कई बार मैं देख रहा हूँ कि पूछे जाते हैं, ओके। चलिए, तो वैल्यू ऑफ गामा जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो गामा जीरो की वैल्यू आपको हो जाएगी 0, ठीक है। 45 ये भी याद रखिए, बीटा mn जो देता है वही देता है बीटा mn, ये भी याद रखे रहिए, ठीक है, ओके। अब 46 पे द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0, नेसेसरी कंडीशन क्या है, एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0 इफ, ठीक है, ये तभी है कि जब डेल डॉट एफ क्या हो, कंटिन्यूअस हो, डेल डॉट एफ कंटिन्यूअस, ठीक है। 46 ये सब ध्यान देंगे आप। अब आते हैं 47,
47 क्या करता है ये भी देखिए, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज सेड टू बी यूनिटरी, इसको यूनिटरी कब बोलेंगे, यूनिटरी, ठीक है, जब याद रखिएगा ए यूनिवर्स जो होगा ये टर्म इक्वल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रख करेंगे। चलिए एक और लेते हैं, रैंक बतानी है मैट्रिक्स की 1 3 4 3 3 9 12 1 3 4 ठीक। तो रैंक बताने का तरीका मैंने बताया वो वीडियो में, इसको देख लीजिएगा। इसका जो रैंक आएगा, रैंक क्या आएगा 3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं 49, कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपकी 4 2 -1 1, ठीक है। तो इससे पूछा गया a - 2i, ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और a - 3i की वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करके देखिए आप। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी आनी चाहिए 0, ठीक है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 450, ओके। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 - 1 -1 1, राइट, ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो डायगोनल एलिमेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी 2 आएगा, ठीक है, 1 - 1, ओके। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ये आप निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 50 का ये कोई मैट्रिक्स है 1 1 -1 1, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है, ओके। तो वैसे आप तो इसको चाहिए तो जो जनरल तरीका है 1 - लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और -1 = 0 हो जाएगा, ओके। 1 - लैम्डा का होल स्क्वायर = 1, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं करके, ओके। वैसे जो दूसरा तरीका है वो है कि इसका डायगोनल एलिमेंट को सम करें, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, तो वो मल्टीप्लिकेशन और सम वाला वो निकाल के आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।